नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। हरियाणा 54 साल का हो गया है। पंजाब से अलग होने के बाद हरियाणा को अस्तित्व में आए 54 साल पूरे हो चुके हैं। इन 5 दशकों में किसानों, जवानों समेत 36 बिरादरियों के सूबे ने कई बड़े बदलाव देखे हैं। भौगोलिक दृष्टि से भले ही हरियाणा भारत का केवल 2% हिस्सा है, मगर कृषि, औद्योगिक समेत कई अन्य क्षेत्रों में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में एक है। मौजूदा बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार अब हरियाणा को तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचाने का रोड मैप बना रही है। सरकार ने प्रदेश को विकास पथ पर लगातार आगे ले जाने के लिए विजन 2030 तैयार किया है। अगले 5 साल में विभिन्न परियोजनाओं पर अरबों रुपए खर्च करने की तैयारी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा की इस विकास डगर पर चुनौतियों के कंकड़ भी कम नहीं। तो आज बात करेंगे हरियाणा के 54 साल के इतिहास के साथ विकास की और मौजूदा दौर में सामने खड़ी चुनौतियों की। तो यहाँ पर जो विशेषज्ञ जुड़ेंगे वो बताएंगे कि हरियाणा अपने इतिहास से लेकर अब तक जो है विकास के पथ पर कितना अग्रसर हो चुका है और अभी और कितना आगे बाकी है, क्योंकि विकास जो है वो हमेशा चलता रहता है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अलावा यहाँ पर सबसे पहले हम डाल लेते हैं उन सवालों पर नजर जो आज खबरफास्ट ने अपने मंच से उठाए हैं। 54 साल में कितना बदला हरियाणा? गांव और शहर में बिजली पानी की कैसी सुविधा? सूबे का कितना बदला हाल? प्रदेश कितना हुआ खुशहाल? विकास और रोजगार के मोर्चे पर कैसा है हाल? हरियाणा की तरक्की में राजनीतिक दलों का कितना योगदान? तो इस कार्यक्रम में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर हम आपको दिखा देते हैं रोज की तरह। उन नंबर पर संपर्क साधकर आप अपनी बात, अपना सुझाव, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। तो हरियाणा 54 साल का हो चुका है, लेकिन इस 54 साल के दौर में जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने कितना यहाँ पर स्वर्णिम विकास किया है और किसका कार्यकाल जो है सबसे ज्यादा स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। आप अपनी बात इस पर रख सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो विशेषज्ञ जुड़े हैं, आप हैं आर.के. आर्या हैं जो कि एक अर्थशास्त्री हैं और आर.एन. मलिक एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप दोनों का ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आर.एन. मलिक जी आपसे जानना चाहती हूँ कि हरियाणा अपना स्थापना दिवस जो है मना रहा है, 54 साल हो चुके हैं। तब से लेकर अब तक आप कैसा देखते हैं कि हरियाणा के विकास के राह में कितने उतार चढ़ाव आए, किस किस तरीके से यहाँ पर चुनौतियों को पार किया और आज की जो सूरत हाल है वो क्या बताती है? देखिए, मेरे को अच्छी तरह याद है जो हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को जी। उस वक्त इकोनॉमिकली बहुत ही बैकवर्ड था। ये पार्ट ऑफ पंजाब था और ज्यादातर तरक्की के काम पंजाब में होते थे, हरियाणा में कम होते थे। उस वक्त रूरल रोड बिल्कुल नहीं थी। बस इतनी सड़कें थी जो डिस्ट्रिक्ट या तहसील टाउन को कनेक्ट करती थी, जैसे रोहतक से सोनीपत, सोनीपत से गोहाना, गोहाना से सोनीपत जी। और इस ट्राइंगल के बीच में जितने भी गांव थे एक्सेप्ट जो सड़कों के ऊपर थे, बाकी गांव में सड़कें थी ही नहीं। बिजली का भी बहुत बुरा हाल था। तो जब चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर बने 1968 में जी, तो उन्होंने 2 बड़े काम किए। उन्होंने 2 साल के अंदर हर एक गांव में बिजली पहुंचाई और 2 या 3 साल के अंदर हर एक गांव को सड़क से जोड़ दिया। ये 2 बड़े काम उनके वक्त में हुए जी। बिजली और सड़क यहाँ पर उनकी सरकार ने दी, जिसने बहुत ज्यादा रोल अदा किया। आप कह रहे हैं कि विकास के लिए हरियाणा के। हाँ, सबसे ज्यादा विकास चौधरी बंसीलाल के समय में हुआ 1968 से लेके 1970 तक। हालांकि कुछ चीफ मिनिस्टर नहीं थे, वो डिफेंस मिनिस्टर बन गए थे, लेकिन उनके पीछे वो 1-2 साल ही रहे थे। तो बाद में लल्लभ नारसिंह दास थे चीफ मिनिस्टर, लेकिन जो जिस प्रगति से काम हो रहा था वो चलता रहा था। लेकिन जहाँ तक जो किसान को सबसे जरूरी चीज है वो इरिगेशन वाटर की। इरिगेशन वाटर की वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट में वृद्धि में कोई काम नहीं हुआ। जिस दिन हरियाणा बना था उस दिन भी हरियाणा को इतना ही पानी था, आज भी उतना ही पानी हरियाणा के पास। और जो पानी पहले जितना पानी हमारी नहरों में आता था वो सारा किसान को मिलता था। अब किसान उससे भी वंचित हो गया है, क्योंकि रूरल वाटर सप्लाई स्कीम और अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम में काफी पानी
जो इरिगेशन वाटर किसान के लिए होता था, अब वो शहरों की सप्लाई में लग गया है। हालांकि जरूरी है, शहर बसाए तो वाटर सप्लाई की जरूरत है जी। लेकिन जो किसान के हिस्से से पानी आया है और जो ये सीवरेज सिस्टम है, इसको ट्रीट करके वापस ये किसान को नहीं मिला। और जब देखिए कि हमारे हरियाणा में सबसे ज्यादा जो लाइफ लाइन है वो रिवर यमुना है। तो जब ये देखिए, पंजाब के 3 रिवर है जो प्रेजेंट पंजाब है, सतलुज, ब्यास और रावी। उन तीनों के ऊपर स्टोरेज डैम बने हुए हैं। ये सतलुज के ऊपर भाखड़ा डैम, ब्यास के ऊपर पौंग डैम, रावी के ऊपर रणदीप सागर डैम। लेकिन हमारी यमुना नदी के ऊपर कोई भी डैम नहीं बना। हालांकि ये इसके ऊपर तीनों डैमों की प्रपोजल थी, ड्राइंग भी थी, सब कुछ तैयार था, लेकिन किसी भी सरकार ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया 68 से लेके अब तक कि भाई इस डैम, क्योंकि रिवर वाटर जो है इसका यमुना का बरसात में जो सबसे ज्यादा ये भर के चलती है, 8-8 लाख क्यूसेक तक इसका डिस्चार्ज हो जाता है, वो सारा समुद्र में बह के चला जाता है। अगर हमारे पास इन पर डैम बने होते तो जो पानी व्यर्थ जा रहा है समुद्र में वो यहाँ तो फिर ये कहेंगे आर्यन मलिक जी, एक तरफ हम SYL का पानी पंजाब से लाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो पानी हम यहाँ पर बचा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। ना तो SYL मिला, हर एक सरकार कहती है हम SYL लाएंगे, कोई नहीं लाए। यार ये मिलना भी नहीं है, देख लेना आप, ये मिलेगा नहीं पानी। क्योंकि एक ये ऐसी नाक का बाल ऐसी, जैसे इंडिया पाकिस्तान कश्मीर पर झगड़ा ना, इसी तरह पंजाब हरियाणा में कश्मीर का मसला बन चुका है SYL। लेकिन वो मसला भी सुलझा लिया एनडीए की सरकार ने, क्या लगता है कि नहीं सुलझा पाएंगे क्या एनडीए की सरकार रहते हुए ये मसला नहीं सुलझेगा? SYL पानी हरियाणा को नहीं मिलेगा। मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं कहना चाहता, एज एन इंजीनियर आई नो नहीं मिलेगा। लेकिन इस 40 साल में, 55 साल में हम ये सारी तीनों डैम बना सकते थे जो नहीं बनी। अब भी उनकी प्रपोजल है, सारी चीजें हैं। गडकरी जी जब तक वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर थे सेंटर में, वो बहुत ही मेहनती और कामयाब मंत्री है। बीजेपी में सबसे ज्यादा कामयाब मंत्री है तो नितिन गडकरी है। उनको जो भी महकमा दिया जाता है उसमें वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करा देते। तो कुछ दिन वो वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री नितिन गडकरी जी के पास रही थी और उन्होंने वो जो 3 डैम बननी थी वो काफी सिरे चढ़ा दी थी। लेकिन फिर वो गजेंद्र सिंह जी वो मंत्री बन गए। अब उन 3 प्रोजेक्ट के ऊपर कोई बातचीत नहीं हो रही, ना हरियाणा सरकार कह रही उनके पीछे पड़ के भाई करो करो करो, ना वो इंटरेस्ट ले रहे। हालांकि मैं मंत्री जी से मिला था, जो ये अपने कटारिया साहब, उनसे कहा देखिए साहब हरियाणा में ये बोला आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हाँ हम कर रहे हैं, हम बड़े चिंतित हैं, हम कर रहे, करना कराना कुछ नहीं। सबसे बड़ा जो नुकसान हरियाणा को अब वो है लैक ऑफ इरिगेशन वाटर। और वो ये डिमांड उस दिन पूरी होगी जिस दिन यमुना के ऊपर ये 3 डैम बन जाएंगे। जो पानी हमारा समुद्र में बह के जा रहा है वो हम रोक सकेंगे और उसको सारा साल आप पासी में इस्तेमाल करेंगे। जी, RK आर्या जी, आप कैसे देखते हैं यहाँ पर आर्थिक गतिविधियां किस तरह की रही हरियाणा की? राजनीतिक परिदृश्य के बारे में तो यहाँ पर बताया ही आर्यन मलिक जी ने, लेकिन इन सभी चीज़ों में आप कैसे देखते हैं कि जो विकास है आर्थिक दृष्टि से कितना अपने आप को मजबूत किया है हरियाणा ने, या यहाँ पर जो सरकारें रही उन्होंने हरियाणा को मजबूत करने में कितना योगदान दिया? देखिए कि इसमें 2 कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि 1966 की अगर बात करें तो क्लोज्ड इकोनॉमी थी, इंडस्ट्रियल के प्रोस्पेक्ट्स पुअर थे और सारा जो दारोमदार था वो एग्रीकल्चर पर था। रफली 65% जो था जीडीपी का शेयर एग्रीकल्चर से आता था। अब शुरू के जो साल थे, जरूरी बात है कि 66 से लेकर 67 से लेकर 70 तक बंसीलाल चीफ मिनिस्टर रहे। वो प्रोग्रेसिव माइंड के आदमी थे, इसीलिए 2 स्टेट जो इलेक्ट्रीफाइड हुई, महाराष्ट्र और हरियाणा जी, तो उनका योगदान उनको जाता ही है। और फिर वो 90 के आसपास फिर मिले तो उन्होंने शराबबंदी वगैरह ये सब करने की कोशिश की, परंतु जब कांग्रेस 90 के बाद लगभग खत्म होने लगी और तब तक उदारीकरण भी हो चुका था,
तो उदारीकरण में एग्रीकल्चर को पीछे जीडीपी रखना ही था। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ करने की जरूरत हो गई थी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि बजट का साइज बढ़ने लगा और इंडस्ट्रीज को लाने का भी गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। इसीलिए इस टाइम लगभग 12 आईएमटी है देश के अंदर जी। और उस टाइम हमारे टोटल 67-68 कॉलेजेस थे। आज की डेट में 800 प्लस कॉलेज है और 40 यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट और सरकारी मिलाकर। तो ये ज्यादा जो कार्य हुआ है वो उदारीकरण के बाद हुआ है। अब एग्रीकल्चर का जो शेयर है जीडीपी में वही है नेशनल एवरेज 17-18%, हरियाणा का भी वही है। इसीलिए इसके ऊपर ज्यादा फोकस ना तो राष्ट्र दे रहा है एग्रीकल्चर पे और ना हरियाणा स्टेट दे सकती है। और ये मुझे ज्यादा पता नहीं है कि पानी कैसे मिलना है कैसे नहीं मिलना। अब एजुकेशन का पहले शुरू में जो क्वांटिटी थी वो कम थी, क्योंकि हाई स्कूल दूर बने हुए थे और गर्ल्स के स्कूल थे ही नहीं। तो जो लिटरेसी रेट था वो काफी पुअर था, ये भी बात है। और पॉवर्टी लेवल भी बहुत ज्यादा था जी। पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लेवल बहुत थे। जब विकास की गति बढ़ी तो उदारीकरण में जितना गुजरात और महाराष्ट्र और कर्नाटक और तमिलनाडु को एजुकेशन और इंडस्ट्रीज में फायदा हुआ है, हरियाणा को उतना नहीं हुआ। उसका रीजन ये है कि ये लैंड लॉक्ड है और जितनी भी दूसरी है वो वाटर लॉक्ड है। अगर आप गुजरात को भी लें, आज भी वहां पर 3-4 प्राइवेट पोर्ट्स है और महाराष्ट्र का तो कोई बात ही नहीं है, तमिलनाडु में भी पोर्ट्स है जी। तो इसलिए विकास की जो गति है वो धीमी पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एमएसएमई लग सकते हैं। लार्ज कॉरपोरेशन जो भी है वो ज्यादातर गुड़गांव में है और जो फर्स्ट कॉरपोरेशन है वो मारुति है। फर्स्ट कॉरपोरेशन इज मारुति। बाकी जगह पे ना तो वो टाउन का स्ट्रक्चर है कि वो कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश हो सकती है, कोई फॉरेन कंपनी वहां पे मल्टीनेशनल नहीं आ सकती। तो गुड़गांव तक जितना ही है कंपनीज कॉरपोरेट सेक्टर गुड़गांव है जी। उसके बाद फरीदाबाद, पानीपत और गुड़गांव, अंबाला, करनाल, यमुनानगर और अब थोड़ा सा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो है नारनौल वगैरह, उनको भी इस गवर्नमेंट ने देखना शुरू किया है और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। इस टाइम जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो लोवेस्ट पर आती है हरियाणा पे, क्योंकि एजुकेशन का स्टैंडर्ड स्कूल का भी गिर गया है और कॉलेज एजुकेशन तो आप बहुत देख लीजिए कि किसी जमाने में ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव, पुराने रोहतक, हिसार, जींद, इनके जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे या इवन केएल कॉलेज रिवाड़ी कहे या यमुनानगर में एमएलएन कॉलेज कहे, ये टॉप मोस्ट कॉलेज थे। और तब शुरू में पंजाब यूनिवर्सिटीज के अंडर में थे ये सारे कॉलेज। बाद में कुरुक्षेत्र आ गई और उसके बाद रोहतक आ गई, तो 2 यूनिवर्सिटीज है अभी भी। परंतु एजुकेशन पर बड़ी दुख की बात है कि इन पॉलिटिशियंस ने ध्यान नहीं दिया। यूं कहिएगा कि ये जो वाइस चांसलर की पोस्टिंग है ये अब चीफ मिनिस्टर के ऊपर ही है। पूरा पॉलिटिकलाइज्ड सिस्टम, जिसकी वजह से टीचर्स और वाइस चांसलर में फ्रेंडली रिलेशंस हैं और फ्रेंडली रिलेशंस की वजह से स्टूडेंट्स को एडिक्वेट नॉलेज नहीं मिल पाती। चलिए, इस पर हम बात करेंगे आर के आर्य जी आगे भी। कुछ दर्शक जुड़े हैं वेद प्रकाश चरखी दादरी से, कुलदीप यमुनानगर से। वेद जी स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। नमस्कार जी। मैं अपना दृष्टिकोण जो रखूंगा उसको शायद कुछ लोग हैं जो दर्शक हैं और विशेषकर पॉलिटिशियन होंगे वो नेगेटिव अप्रोच भी मेरी कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको ये कहूंगा कि क्यों ना हम उसको एक पॉजिटिवली देखें। मैं 2 चीजें कहूंगा। 1966 में हरियाणा बना,
हम्म 67 का पहला बजट और 2020 मार्च का फरवरी का आखिरी बजट, वो टोटल राशि कितनी बनती है हर साल के बजट को मिला, और हरियाणा ने हर वर्ष कितना कर्ज लिया है, टोटल कर्ज जो लिया है कुल मिला के राशि देख लीजिए। और उस राशि के लिहाज से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, 3-4 जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनमें कितना विकास हुआ है। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँ, 22 जिला हेड क्वार्टर पर जी स्थिति देखिए, बरसात में वहाँ क्या स्थिति होती है, मैं ज्यादा डिटेल में क्योंकि थोड़ा समय होता है, बरसात में प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर क्या स्थिति होती है, क्या वहाँ पानी की व्यवस्था होती है। शिक्षा का आंकड़ा दे दिया, दूसरे साथी ने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर दी कितना नेगेटिव में है, तो वो देखिए हाँ एक विकास हुआ है। मैं बड़े ध्यान से देख रहा हूँ कि 1967 से आज तक जो भी लोग राजनीति में आए, जो भी विधायक बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, और उन परिवारों के नजदीक जो परिवार रहे या किसी भी तरह से कनेक्ट रहे, मैं अपने एक दादरी जिले के आधार पर ही, टोटल हरियाणा का वही ट्रेंड है, उनकी संपत्ति जिस तरह से बढ़ी है, उनका विकास किस तरह से बढ़ा हुआ है, जबकि उनके पास कोई बिजनेस नहीं था। चलिए, यानी आप मान रहे हैं कि जितना प्रदेश का विकास होना चाहिए था वो ना होकर के राजनीतिज्ञों का ही विकास हुआ है, राजनीति ने अपना विकास किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक और दर्शक कुलदीप यमुनानगर से जुड़े हैं, स्वागत है आपका कुलदीप, रखें अपनी बात। नमस्कार जी। जी देखो जी, बदलिया तो हरियाणा है पर उतना नहीं बदलिया, उतना विकास नहीं हो सका जितना होना चाहिए था इतने दिन में, उतना नहीं हुआ। जो ये कमी रही, जो राजनेता है ने, राजनीतिक दल है, इनकी कमी रही। इन्हें अपना तो विकास कराया पर प्रदेश का उतना विकास नहीं कर सके। आज के टाइम सबसे ज्यादा दिक्कत जो है किसान ने है, किसान की तरफ इन्हें ध्यान नहीं दिया। एक और जो शहर में किसान का भला करना चाहना नहीं राजनेता, शहर में जो नकली दूध, नकली खोआ, नकली घी, नकली पनीर, सारा सौदा नकली है, जो ये बंद कर दिया जाए ना, किसानों के पास अपने पशु हैं, उसको उसकी एक्स्ट्रा इनकम मिल सका, हुआ दूध किसान बेच सका, प्योर दूध। जो उससे जो नकली दूध है उससे लोगों का स्वास्थ्य भी खराब है रहा, पर उनका किसी सरकार का ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपके माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहूँ भी, ये जो शहर में नकली सौदा है ये बिल्कुल बंद कराया जाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कुलदीप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आर्यन मलिक जी, अभी आपने यहाँ पर जो दर्शक जुड़े उनकी बात सुनी, आप क्या कहते हैं इस पर? मलिक जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है हमें। आर के आर्या जी, अभी जिस तरह से आपने कुछ जिलों का जिक्र किया और कहा कि यहाँ भी अब सरकार जो है ध्यान दे रही है, अगर हम यहाँ पर हिसार को दी गई सौगात की बात करें, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात यहाँ पर सरकार ने दी है, उससे कितना आपको लगता है कि विकास के जो पंख हैं वो प्रदेश को और लगेंगे? एयरपोर्ट तो ऑल इंडिया, आती हूँ मलिक जी, आपकी तरफ आती हूँ। जी आर्या जी, एयरपोर्ट्स तो पैन इंडिया की स्कीम है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोत्साहित कर रही है कि एयरपोर्ट्स बनाए, उसको तो आप छोड़ दीजिए। जो आपके ये दर्शक जिन्होंने ये प्रश्न कहा कि जो फूड की क्वालिटी है वो हरियाणा में, देश हरियाणा जहाँ दही, दूध दही का खाना, ये बात होती थी। आज जो कह रहे हैं पनीर की क्वालिटी देखिए, खोए में देखिए, और जो फूड प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी डिटेरियरेट की है, उसमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का दोष है। आज भी अगर फरीदाबाद में देखेंगे या पंचकुला में, तो क्या जरूरत थी हुड्डा को 2000 गज का प्लॉट काटने की, जहां पर लोगों को आप 22 गज का दिल्ली में मकान दे रहे हैं, वो भी रह रहे हैं झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में, जे कॉलोनी में 2-2 हजार, 1-1 हजार और 500 की तो कोई गिनती नहीं है, जिसकी वजह से लैंड की वेस्टेज काफी हुई है। और फूड की क्वालिटी उसी से जुड़ी हुई है क्योंकि मास्टर प्लान डिफेक्टिव है। मास्टर प्लान में आप एक IMT देते हैं 4-5 हेक्टेयर लैंड उसमें, और
कम से कम 31 हेक्टेयर लैंड आप देते हैं रेजिडेंसीज में, क्योंकि उसमें करप्शन काफी चलती रही। और एक बात उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कही है कि बंसी लाल के बाद जितने भी चीफ मिनिस्टर आए हैं, जी खट्टर तो शायद बैचलर आदमी है, मुझे नहीं लगता कि क्या बढ़ा रहे होंगे। बाकी मैक्सिमम एमएलएज और एमपी काफी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बनाई है और क्राइम में भी इन्वॉल्व रहे हैं। आप देख लीजिएगा, अभी भी फरीदाबाद में एक वारदात हुई है जी जिसमें पॉलिटिशियन का ही कोई रिश्तेदार जी। इन्वॉल्व है। हम्म तो जब आप पर्सनल प्रॉपर्टी बनाएंगे और पर्सनल प्रॉपर्टी अगर आप नजर डालेंगे, मैं जस्ट वैसे कह रहा हूं, तो बेतहाशा होगी, मेजर नहीं हो पाएगी। तो कहने के लिए हम करेंगे, जब एक मिनट, जब पर्सनल प्रॉपर्टी आप बनाएंगे तो पब्लिक के हिस्से में नहीं आएगा, प्लॉट भी चले जाएंगे, बड़े बड़े जी हाउसिंग सोसाइटीज भी बन जाएंगी, परंतु उसमें लोअर इनकम ग्रुप का व्यक्ति नहीं एडजस्ट हो पाएगा, फूड क्वालिटी भी खराब होगी, अव्यवस्था भी होगी। बिल्कुल। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं रोहतक से, आरपी शर्मा, स्वागत है आपका आरपी जी, बताइए। हाँ जी। जी आरपी जी। हाँ, मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ जी कि असल में तो हमारे सारे देश की राजनीति गिरी है और जी हरियाणा में तो बंसीलाल के बाद जो है ना राजनीति का बिल्कुल ही गिरावट में आ गई। तो हरियाणा का विकास अगर चाहते हैं तो हमारे अपने राजनेताओं ने राजनीति हमारी सुधारनी होगी। चलिए, मतलब राजनेताओं को राजनीति का स्तर सुधारना होगा, तभी और उन्नत जो है वो प्रदेश हो सकेगा। बहुत शुक्रिया आरपी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजकुमार जुड़े हैं रोहतक से ही, स्वागत है आपका राजकुमार जी, रखें अपनी बात। नमस्कार मैडम जी। जी हरियाणा के 54 साल हैं बीते, फिर भी जनता फटेहाल, माला माल बने हैं नेता और जनता है कंगाल। अंधी पीसे कुत्ते खाएं लूट लूट हरियाणा, एक का होकर यहाँ से जाना और दूजे का आना। सफेद पोस्ट जो दिखते चंगे वास्तव में शैतान, भूल न करना इनको समझने में जनता मेरी श्रीमान। रिश्वतखोर मंथली खाते हरियाम खाकी वाले, मेरे हरियाणा को हरि कृष्ण अब आप ही आन बचा लें। थैंक यू मैडम जी। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपनी कविता के माध्यम से आपने वो तमाम बातें यहाँ पर कह दी जो इस वक्त जो है हर आम व्यक्ति जो है वो महसूस कर रहा है। जी मलिक जी, क्या लगता है अभी चुनौतियां कितनी ज्यादा हैं प्रदेश के सामने, राजनीति के सामने? यहाँ की बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं। एक तो 2 क्षेत्र है जिसमें कम तरक्की हुई है, वो है रेलवे का। जी अब हरियाणा में एक तो चौधरी बंसीलाल वक्त में भिवानी से रोहतक और रोहतक से पानीपत रेलवे लाइन लगी थी। एक हुड्डा साहब के वक्त में दीपेंद्र सिंह की मेहनत से, जो एमपी थे, उन्होंने एक तो भिवानी ने रोहतक से रेवाड़ी रेलवे लाइन चालू कराई थी, और एक सोनीपत से जींद, इन दोनों रेलवे लाइन के ऊपर मुश्किल से 2 गाड़ियां चलती है। कहने मतलब किसी को कोई बेनिफिट नहीं, नई रेलवे लाइन लग रही। देखो रेवाड़ी में तो सुबह 4 बजे चलती है रोहतक जींद के लिए, अब 4 बजे उसमें कोई नहीं उठता, बिल्कुल खाली चलती है। सारे दिन में 2 ट्रेन चले किसी रेलवे लाइन पर, आप अंदाजा लगा सकते हो। हरियाणा का सबसे फाइनेंशियल हब है गुड़गांव जी। गुड़गांव रेलवे लाइन हरियाणा के किसी प्रांत, किसी डिस्ट्रिक्ट से नहीं जुड़ा हुआ एक्सेप्ट रेवाड़ी या महेंद्रगढ़ थोड़ा। अगर हालांकि रेलवे लाइन सरकार को चाहिए था कि कुछ नई ट्रेन चलवाते सेंटर से कह के, और ये अब तो सरकार ने कह दिया इंडियन रेलवेज ने प्राइवेट ट्रेन आर आल्सो अलाउड। हरियाणा में जो एक अच्छा काम हुआ वो एक रेलवे कॉर्पोरेशन बनाई हुई है। रेलवे कॉर्पोरेशन चाहे तो इंडियन रेलवे से ट्रेन खरीद के हरियाणा सरकार की तरफ से अपनी ट्रेन बड़े आराम से चलवा सकती है। रोहतक से गुड़गांव के लिए इतनी सवारियां आती डेली जी, लेकिन ट्रेन की ना होने की वजह से बस में बड़े दुखी हो गया, क्योंकि ट्रेन की जर्नी एक तो टाइम कम लेती है, कंफर्टेबल होती है।
चलिए कुछ देखिए, और दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, एक मलिक जी। सेकंड, एक सेकंड। जी जी कैथल के लोगों ने इतनी कोशिश कर ली कि जी कैथल से एक दिल्ली ट्रेन हमें दे दो, आज तक नहीं मिल रही। अगर यहाँ भी ध्यान दिया जाता, रेलवे की लाइन बिछाने, जाल बिछा दिया जाता लाइनों का, तो शायद और जो है अब जो तरक्की हरियाणा और का किसान जल्दी है, हो पाती और ज्यादा इसके रिजल्ट्स जो है प्रदेश को अच्छे मिलते। हरियाणा किसान ये करता कि हमें 3 चीज दे दो और कुछ नहीं चाहिए। नंबर 1 इरिगेशन वाटर, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। जी नंबर 2 हमें प्राइवेट डॉक्टरों की लूट से बचाओ। कहने का मतलब स्वास्थ्य सरकारी सेवाओं अस्पतालों के में बेहतर किया जाए। जी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पास नहीं जाना पड़े। तीसरा प्राइवेट स्कूलों की लूट से बताओ। शिक्षा, कहने का वही मतलब सरकारी स्कूलों में इतनी अच्छी व्यवस्था हो कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिल ना कराना पड़े। जी। 3 समस्या बड़ी किसान की। अब एक किसान चलिए की इस 2 पर और बड़ी कितना समस्याएं काम हुआ, होगी। इस पर मैं जरूर आर्या जी से यहाँ पूछूंगी, इस पर जानकारी हम जरूर उनसे लेंगे। कुछ दर्शक जुड़े हैं, इम्पोर्टेंट बातें हैं, आऊंगी मलिक जी। जी नहीं, ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट बातें लोगों को बताना जरूरी है। बिल्कुल, बताऊं? जी कहिए, सबसे चलिए आप एक अपनी और बात पूरी कीजिए। एक बहुत खराब ट्रेंड देहात में शुरू हो गया है कि दुधारू पशु ना रखना। सब कहते कोई थैली का दूध ले लो, कोई कुछ ले लो, उससे खरीद लो। अब दुधारू पशुओं की संख्या देहात में एटलीस्ट 60% कम हो गई है। उसका कारण ये है कि पहले पशुओं को खेत में चरने का बड़ा अच्छा मौका मिलता था। अब एक तो धान की खेत 3 फसल लेने लग गए लोग, खेत खाली रहते नहीं, पशुओं को चरागाह चरने की बिल्कुल जगह नहीं है जी। वो सारा दिन बंधे रहते हैं घर में। बंधे रहने से उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी 0 होगी। विद द रिजल्ट जो उनका लैक्टेशन पीरियड है वो कम हो गया। एक वो तो प्रेगनेंसी 2 महीने बाद होती थी, उसके बाद वो बिगड़ने लगी। अब बहुत गाय भैंस बिगड़ने लगी। किसान कहता है भाई मैं 1.5 लाख की एक भैंस लाऊं, और वो आगे टाइम के ऊपर प्रेग्नेंट ना हो तो मारा गया। तो बहुत लोगों ने गाय भैंस रखनी बिल्कुल बंद कर दिए। ये एक बहुत खराब ट्रेंड शुरू हो गया। यहाँ जहाँ जो देहात क्षेत्र है उसको जहाँ और आगे जाना था, उसकी इस कारण से वो और कह सकते हैं कि पीछे जरूर आ गया है। आर्या जी, कैसे यहाँ पर इन चुनौतियों से निपटा जा सकता है और किन बातों को अभी सबसे ज्यादा ध्यान देने की अभी जरूरत है? जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं कहता हूँ ये व्हाइट अकाल होना है। जी जी, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज्यादा जरूरत हो, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट की ज्यादा जरूरत हो, तो मिल्क को माइक्रो मैनेजमेंट नहीं किया जा सकता। मैक्रो लेवल पर यही है कि डेयरी प्लांट सेटअप किए गए हैं ताकि जो मैक्रो लेवल ग्रोथ है वो हो पाए। तो जब भी कभी भी कोई भी कंट्री आप ले लीजिए वर्ल्ड की, जब उसका विकास होना शुरू होता है सबसे पहले एग्रीकल्चर की और मिल्क की माइक्रो मैनेजमेंट खत्म हो जाती है, वो मैक्रो लेवल पे शिफ्ट हो जाता है, सो दैट कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो पाए और प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए। अब जो डेयरी का कॉन्सेप्ट है वो 1 बफेलो या 2 बफेलो का नहीं रहा, लार्ज साइज की डेयरी फार्म का कॉन्सेप्ट हो गया है। चाहे आप गुजरात ले ले, चाहे महाराष्ट्र ले ले या कर्नाटका, ये जो सरप्लस मिल्क स्टेट्स है, आज से कुछ साल पहले इस क्रम में हरियाणा को आप कहाँ देख रहे हैं? मुझे जल्दी इस चर्चा को समाप्त करना होगा, चाहूंगी जल्द से जल्द अपना जवाब दें। हरियाणा का क्योंकि एरिया भी कम है और पॉपुलेशन भी ज्यादा है, पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन जो है 440 के आसपास है जी, जिसके कारण आप फील्ड को स्पेयर नहीं कर सकते। इसीलिए एग्रीकल्चर स्क्वीज कर रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है। इरिगेशन फैसिलिटीज या आप स्प्रिंकल इरिगेशन या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन या क्रॉप रोटेशन वो करना कुल पड़ेगा। मिलाकर किसानों को ज्यादा राहत देने की इस वक्त जरूरत है। अगर आप कहें कि फार्म का साइज हो तब हम प्रोडक्शन करेंगे, नो, फार्म का साइज कम होगा, इजराइल की तरह प्रोडक्शन होनी चाहिए ज्यादा। इसीलिए मिल्क के ऊपर हम दोष नहीं दे सकते, परंतु देखना ये होगा कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कितनी बड़ी है, चाहे वो एग्रो बेस्ड हो। मिल्क प्रोडक्शन इज आल्सो एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। मिल्क प्रोडक्शन
is not an agricultural activity, it is a बिल्कुल आज industrial के टाइम में activity वही हो गई है जो कि औद्योगिक। मिल्क प्रोसेस होता है जी। इंडस्ट्रीज में। चलिए, तो इसलिए मैं इस पॉइंट को कह रहा हूँ। और दूसरा, एक कविता के माध्यम से उन्होंने पूरा चित्रण कर दिया है, ये कह के कि राजनेता जो है वो सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, उन्होंने ये कहा है। इसी कारण से जब पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाती है तो पब्लिक का हिस्सा वो सूख कम जाता हो है, जाता ड्राई हो है, जाता खत्म हो है। जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तो आप वो दोनों उन्होंने उस जी, कविता बहुत के शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त की बहुत ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर कमी रही, लेकिन हम चाहते ज़रूर थे कि इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएं, लेकिन मजबूरी थी, वक्त नहीं था हमारे पास इतना ज़्यादा। तो कोरोना काल के इस दौर में सरकार की हरियाणा की वित्तीय स्थिति को जल्द पटरी पर लाने की जद्दोजहद जो है वो जारी है। 2,25,000 मरीजों की मौत हो चुकी है, संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। ऐसे में प्रदेश को महामारी से मुक्त करना भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। भ्रष्टाचार, अपराध और बेरोजगार मुक्त प्रदेश के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है, लेकिन मौजूदा हालात में हरियाणा अपने विकास के ग्राफ को और कितना ऊपर ले जाता है, ये सरकार, प्रशासन और प्रदेशवासियों के संयुक्त प्रयास से ही संभव हो पाएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।